इतना आसान नहीं है ब्लास्ट को रोकना, अगर कोई क्लू नहीं था कंप्यूटर से कैसे टेररिस्ट निकल जाएगा। जब पकड़े गए तो सबको विश्वास हुआ कंप्यूटर से कबूतर निकालने का बट ये सारा पॉसिबल हुआ एक एनालिसिस की वजह से और एक सोच की वजह से, और टेक्नोलॉजी फिर कभी झूठ नहीं बोलती। आपने टेररिस्ट को पकड़ना है और टेररिस्ट को पकड़ने के लोग वेपन्स, आर्म्स, एम्यूनिशन मांगते हैं, और आप लोगों ने जो मांगा था वो कंप्यूटर मांगे। कंप्यूटर से कैसे टेररिस्ट निकल जाएगा। अगर कर्नल सिंह कोई चीज कह रहा तो सही होगी। कहते हैं इफ इट कैन बी डन एंड इफ इट इज नॉट बीइंग डन, हेड्स विल रोल। इनोसेंट आदमियों को मारना बॉम्ब ब्लास्ट से, ये तो हमारे कुरान में नहीं लिखा है। तो करीब 27 मॉड्यूल लश्कर तोयबा के जो अब्दुल करीम टूडा के कंट्रोल में थे, वो उस दौरान हमारी टीम ने पकड़े। शाम के टाइम था जब ये केस हमारा क्रैक हुआ। हमने कहा कि वो सीपी साहब को बताएं, कक्कर साहब को। तो उस समय मैं चप्पल पहने हुए था, कुर्ता पजामा, रवि ने भी चप्पल कुर्ता पजामा पहने हुए थे। इंटरोगेशन रूम से निकले और सीधे होटल में पहुंच गए। शीशे के इस साइड से मैंने उनको अच्छा इशारा किया, कहने लगे क्या बात है। मैंने सर केस क्रैक हो गया। ही थॉट इट इज अ ड्रीम। उन्होंने रविशंकर को 3-4 झापड़ to see whether it's a reality. नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विजय ठाकुर और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल इंडिया हर्ट्स में। आज हमारे साथ हैं कर्नल सिंह साहब। ये दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट हैं और IIT कानपुर के मास्टर्स। इन्होंने वहाँ से मास्टर की डिग्री किया, उसके बाद आकर के ये दिल्ली पुलिस में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लगे। आज हम देखेंगे कि कैसे इन्होंने कंप्यूटर से बहुत बड़े बड़े टेरर केसेस को सॉल्व किया, और वो भी आज से 3 दशक पहले, जब टेक्निकल इंटेलिजेंस नाम की चीज़ ही नहीं हुआ करती थी। कंप्यूटर से इन्वेस्टिगेशन, कंप्यूटर से कबूतर निकालने का मुझे भी याद है, मतलब दिल्ली के अंदर एक ब्लास्ट, 10 मिनट के बाद दूसरा ब्लास्ट, फिर तीसरा ब्लास्ट, ऐसे करते करते शायद 42 ब्लास्ट हुए थे। और शायद उसके पीछे अब्दुल करीम एलियस टुंडा करके वो था, और वो एक ऐसा केस था जिसके पीछे IB लगा हुआ था, R&AW भी लगे हुए थे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एसेट्स है कुछ एस्टेब्लिश करें। हमारी स्पेशल ब्रांच लगी हुई थी। आप उस समय DCP क्राइम थे। सर, आपने ऐसा किस सोच से वो काम किया कि आपने ना कोई हथियार लिए, ना आपने कोई ह्यूमन इंटेलिजेंस को यूज किया, और उसमें तो टेक्निकल इंटेलिजेंस नाम की कोई चीज ही नहीं होती थी। आपने टेक इंटेलिजेंस को यूज करके एक छोटा सा लॉजिक, कहें उसको, एक छोटा सा लॉजिक लगा करके उन सबको पकड़ लिया। और मुझे नहीं लगता उसके बाद से कोई ऐसा और कोई मॉड्यूल नियर फ्यूचर में बन पाया। एंड थैंक्स टू यू एंड योर टीम। वो था क्या सर किस्सा? तो ये 96-97 की बात है। उस समय एक के बाद एक ब्लास्ट हो रहे थे दिल्ली और उसके आसपास, एंड कोई क्लू नहीं था। मैं उस समय क्राइम ब्रांच में था। क्राइम ब्रांच का काम टेररिस्ट रिलेटेड नहीं होता है। दिल्ली में स्पेशल सेल थी जिसका काम टेररिस्ट रिलेटेड होता है। बट 30 सितंबर के आसपास 97 में एक ब्लास्ट हुआ। तो कमिश्नर साहब थे TR कक्कड़, उन्होंने मेरे से कहा कि तुम भी मौके पे चलो। TR कक्कड़ जी, हाँ ठीक है। तो मैं अपनी टीम के साथ एक ब्लास्ट के मौके पे गया। हमने पूरा उसका इंस्पेक्शन किया। उसके बाद स्पेशल सेल ने अपने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। तो मौके से जो बॉम्ब मिले थे, कुछ अनएक्सप्लोडेड भी मिले थे, उसको हमने एग्जामिन किया। वो एक कास्ट आयरन की लोहे का एक शेल था जिसमें वो लोग क्या करते थे कि पोटेशियम क्लोराइड भर दिया, उसके ऊपर एक सोडियम अजाइड की लेयर लगा दी, उसके ऊपर अखबार के कागज लगा दिए, और उसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड रख के उस टेस्ट ट्यूब को उसमें गाड़ दिया और उसको कास्ट आयरन केसिंग को बंद कर दिया। अब वो सस्पेक्टेड ये था कि वो उसको सीधा लेके चलता था। टेस्ट ट्यूब का फेस ऊपर था तो वो सल्फ्यूरिक एसिड टच में नहीं आता था। जहां उसको ब्लास्ट करना होता था टेररिस्ट को, वो उसको उल्टा करके रख देता था। okay. तो सल्फ्यूरिक एसिड सीप करता था, फिर सोडियम अजाइड से टच करता था। इस दौरान 15 मिनट निकल जाते थे इस पूरे प्रोसेस में, और फिर सोडियम अजाइड में इग्निशन होता था, उससे पूरा ब्लास्ट होता था। तो इसको शायद सेल्फ एक्चुएटेड डिटोनेटर कहते हैं। डिटोनेटर इसमें सोडियम अजाइड ही था। अच्छा, क्योंकि
अभी तक जो है शायद पहली बार कोई ऐसे ये सेल्फ एक्चुएटेड डिटोनेटर यूज किया। पहले तो नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर्स होते थे जी। और वही डिटोनेटर्स होते थे जो हमें क्रिमिनल्स तक पहुंचाने में मदद करते थे। और यहाँ तो सबसे बड़ी आपके साथ दिक्कत है कि जो भी उन्होंने केमिकल यूज किया वो आम केमिकल था, हर जगह मिल सकता था। जी। अच्छा हाँ सर, फिर तो इसके बाद हमने डिस्ट्रिक्ट पुलिस से कहा कि भाई आप ये देखिए, सब लेथ मशीन पे चेक करिए कि इस तरह का जो कास्ट आयरन का बना है क्या। नेगेटिव रिपोर्ट उसमें आई। मीनवाइल एक टीम बन गई, बड़ी टीम बनी, जो इसमें अंडर सीबीआई, जिसमें दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स भी थे, यूपी पुलिस के और हरियाणा राजस्थान पुलिस की, एक बहुत बड़ी टीम बनी थी। लेकिन क्राइम ब्रांच उसका पार्ट नहीं थी, स्पेशल सेल पार्ट थी। तो मैंने एक दिन घर पे, बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, मेरी बेटी छोटी थी 5-6 साल की, उसने कहा पापा ये ब्लास्ट हुए हैं, आप क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा बेटे मेरा काम नहीं है, तो स्पेशल सेल देखती है। ठीक। कहने लगा पुलिस में नहीं हो क्या? इट वॉज ए शॉक। मैंने कक्कड़ साहब से जाके कहा सर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे इस केस को। तो कहने लगे वो कर रहे हैं, करने दो, तुम भी करो। ओके। मेरी सारी सपोर्ट तुम्हारे साथ है। तो हमने अपनी टीम लगा दी और उस पर काम करना शुरू करा। सबसे पहले तो ये देखा कि जो अखबार वो यूज करते थे उसके छोटे छोटे कटिंग्स मिलते थे। तो हमने फिर उस छोटे कटिंग से निकाला कि ये कौन सी डेट का कौन सा एडिशन हो सकता है। और फॉर एग्जाम्पल अमर उजाला का था जैसा, उसमें तो वो कहाँ छपा होगा। तो सब डिफरेंट अखबारों की जब कटिंग हमने उसको देखा तो वेस्टर्न यूपी का एरिया इंडिकेट होता था कि दैट मीन्स बम वहां से बने हैं कहीं से। लेकिन उससे भी कोई क्लू आगे नहीं मिल रहा था। वो मेरठ एडिशन, हापुड़ एडिशन, मुरादाबाद, ये सारा बेल्ट था जिसके सारा एरिया आ रहा था। जी जी, एब्सोल्युटली राइट। तो उससे भी कुछ नहीं निकल रहा था। फिर इसने क्या किया, इसने कॉल किया बम के बाद, टेररिस्ट ने। ठीक है। शहीदी खालसा का नाम उसने लिया, मैं शहीदी खालसा से बोल रहा हूं। और ये कॉल किया उसने पीटीआई को। ठीक। और कॉल किया दिल्ली के एक पीसीओ से। सेकंड बॉम्ब एक और हुआ उसके बाद भी कॉल किया। अच्छा, उस समय स्थिति ऐसी थी, दिवाली है, दशहरा है, ये मौसम वो चल रहा था, फेस्टिव सीजन था। पूरी दिल्ली पुलिस पेट्रोलिंग पे लगी होती थी, लेकिन फिर ब्लास्ट हो जाते थे। तो बेसिकली इतना आसान नहीं है ब्लास्ट को रोकना अगर कोई इंडिविजुअल आदमी कहीं प्लांट कर रहा हो, क्योंकि दिल्ली में क्राउड इतना ज्यादा रहता है। फिर हमने सोचा कि भाई जो भी टेररिस्ट है, अगर ये पाकिस्तान से कनेक्टेड है, अगर वहां की किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है, तो वहां फोन जरूर करता होगा। एक सोच थी मतलब। तो हमने जो है विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL से पूरा इनका डाटा मांगा। ठीक। पाकिस्तान जो कॉल होती थी, उस समय इनके 4 गेटवे थे, क्योंकि भारत से विदेश की जो कॉल होती थी केवल विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL ही करता था, और कोई एजेंसी नहीं थी जिसके थ्रू ये कॉल जाती है। उस डाटा को जब हमने एनालाइज किया तो उसमें हमने कहा कि ब्लास्ट के दिन, ब्लास्ट से पहले दिन या बाद में दिन, तो हमने 10 दिन का मार्जिन लिया, 10 दिन इधर और 10 दिन उधर। और इन ब्लास्ट में कॉमन कॉल किस पाकिस्तान के नंबर पे कॉमन कॉल हुई है, तो 61 नंबर आए, फोन नंबर्स जो कॉमन थे। उसमें से 48 नंबर ऐसे निकले जो हवाला ऑपरेटर्स के थे। ठीक। तो उनको हमने छोड़ दिया। अब बचे 13 नंबर। तो हमें शक हुआ कि ये 13 नंबर हो सकता है, अभी भी हम अंधेरे में ही घूम रहे थे, हो सकता है किसी टेररिस्ट से कनेक्टेड हो। अब यह था कि इंडिया से कोई भी कॉल करे उन नंबर्स पे, हम उन्हें सुन सकें, या उन नंबर से कोई इंडिया में कॉल आए उसको सुन सकें। तो मैंने मीटिंग की विदेश संचार निगम लिमिटेड के हेड से, तो उन्होंने कहा जी दिस इज नॉट पॉसिबल। तो मेरा एक कॉलेज मेट था, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में साथ पढ़ा था, MTNL में था, मैं उससे डिस्कशन कर रहा था। मैंने कहा ये बताओ, आप STD या ISD चेक करने के लिए 4 डिजिट, 3 डिजिट, या ISD के लिए 4 डिजिट चेक करते हो। जब आप 4 डिजिट चेक कर सकते हो, नेक्स्ट 4 डिजिट भी कर सकते हो।
ठीक, उसके बाद नेक्स्ट 4 डिजिट भी कर सकते हो, यानी कि इट इज पॉसिबल। बिल्कुल। तो कहने लगा एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि जब आप बार बार चेक करोगे तो स्लो हो जाएगा सिस्टम, ओके। और इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम, थोड़ा सा लॉस होगा बीएसएनएल को, इसलिए शायद ये नहीं कर रहे। हाँ, कहने लगे ऐसा करो, तुम दिल्ली में मेरे नाम करा दो, तो दिल्ली से तो मैं सॉफ्टवेयर बना दूंगा आपको। ठीक। तो मैंने चिट्ठी लिखी उनके हेड को, एमटीएनएल के हेड को, क्योंकि एमटीएनएल में था वो। तो और वहां जाकर रिक्वेस्ट करके इसके नाम मार्क करा लिया। तो इसने सॉफ्टवेयर डेवलप किया जो करोल बाग में लगाया, करोल बाग एक्सचेंज में, ताकि हम दिल्ली से कोई भी कॉल करता है इस नंबर पे तो हमें रिकॉर्ड मिल जाए। 2-3 कॉल का हमें उसमें आया, हमने ट्रैक किया, लेकिन वो आदमी हमें नहीं मिला, यहाँ शायद यहाँ से बाहर चला गया था। अब हमारा नेक्स्ट मिशन था कि पूरे इंडिया से अगर कोई कॉल करे। फिर हमने पता किया कि जो बीएसएनएल में स्विच यूज होता था वो एरिक्सन का था। सोनी एरिक्सन होगा। हाँ, एरिक्सन। अच्छा, एरिक्सन, ठीक है। तो एरिक्सन वालों से बात की, वो कहते हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर बना हुआ है, अगर ये खरीद लें तो हम दे देंगे इनको। फिर हमने बीएसएनएल वालों से बात की, उन्होंने मना कर दिया। देन आई रिक्वेस्टेड एमएचए। एमएचए में उस समय निखिल कुमार जी स्पेशल सेक्रेटरी होम थे, ठीक है। और होम सेक्रेटरी की यहाँ मीटिंग हुई। देन आई एक्सप्लेन कि भाई कर सकते हैं। मैंने ये भी बताया मैंने कि सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, ऐसा भी नहीं है सॉफ्टवेयर अवेलेबल, इनको खरीदना ही है। बस। और निखिल कुमार जी ने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अगर कर्नल सिंह कोई चीज कह रहा तो सही होगी। हाँ, वो तो आपको जानते हैं। राइट। और सीपी रहते दिल्ली पुलिस के कमिश्नर रहे हैं और तो होम सेक्रेटरी बीएसएनएल के हेड पे नाराज हो गए। कहते हैं इफ इट कैन बी डन एंड इफ इट इज नॉट बीइंग डन, हेड्स विल रोल। So within 2-3 days they purchased the software. सॉफ्टवेयर खरीदने के बाद फर्स्ट कॉल, बड़ी अजीब कॉल आई। उनमें से एक नंबर पे कॉल इनिशिएट हुई बंबई के एक पीसीओ से जी, और उसमें एक आदमी बात करता है कि बाबा जी क्या करें, हम लखनऊ में आ गए हैं, बाबा जी क्या करें। उधर से आया कि घूमते रहो। बड़ा अजीब सा था, एक आदमी पाकिस्तान कॉल कर रहा है। हमने टीम लखनऊ भेजी, पीसीओ ट्रेस किया, लेकिन वो आदमी नहीं मिले। ठीक। 3-4 दिन बाद एक कॉल जलंधर से, लुधियाना से आती है, सेम नंबर पे। बाबा जी हम लुधियाना आ गए हैं, अब क्या करें। घूमते रहो बेटे। क्या क्या मतलब है घूमते रहो। हमने इमीडिएटली टीम लुधियाना भेज दी। उन आदमियों को हमने ट्रेस कर लिया। 2 लोग थे जो कॉल कर रहे थे। टीम उनको फॉलो करने लगी। वो दिल्ली आए। दिल्ली में उनका कुछ प्लान था, और मीनवाइल जो आदमी पहले हमने ट्रैक किया था वो भी इनसे मिला आके, जिसने पहले कॉल की थी दिल्ली से, जो नहीं मिल रहा था। ठीक है। यहां पर हमने इनको पकड़ा। पकड़ने के बाद जो है, ये 2 लोग जो थे ये तो बांग्लादेशी निकले। इनको जब फोटो दिखाए गए तो इन्होंने अब्दुल करीम टुंडा का फोटो आइडेंटिफाई किया, जो बाबा जी जिसको एड्रेस करते थे, इधर पिलकुआ वाला। ठीक। और दूसरा जो लड़का था कामरान नाम का था, जो ओल्ड दिल्ली में रहता था। उसके घर की तलाशी में डायरीज वगैरह भी मिली। वो डायरी में हर इंसिडेंट के बारे में लिखता भी था, जैसे ट्रैवल डॉक्यूमेंट करते हैं वैसे वाज रिकॉर्डिंग बम ब्लास्ट किया, क्या किया। उसके इंटरोगेशन से पता लगा कि अब्दुल करीम टुंडा पाकिस्तान में और बांग्लादेश में मदरसों में तकरीर करता था। तकरीर करने के बाद वो ये देखता था कि कौन सा आदमी ससेप्टिबल है उसकी बातों मानेंगे, फिर उनको अलग से बुलाता था, सॉफ्ट टारगेट्स को। सॉफ्ट टारगेट्स। फिर उनको गाइड करता था जिहाद के लिए, फिर उनको ट्रेनिंग में भेजता था। पहली ट्रेनिंग होती थी दौरा-ए-आम, वो करीब 21 दिन की ट्रेनिंग थी। इसमें क्या होता है सर? दौरा-ए-आम में जनरल ब्रीफिंग और वेपन्स की, आम वेपन्स की ट्रेनिंग दी जाती थी।
ठीक है, आइडियोलॉजिकल चेंज आदमी के दिमाग में। ठीक। फिर दौराए खास होती थी 3 महीने की, जिसमें एक्सप्लोजिव बनाने की ट्रेनिंग जो है अब्दुल करीम टुडा खुद देता था, और बाकी तरह की ट्रेनिंग इनको मिलती थी। फिर उनको भारत भेजते थे। इसने करीब 18 ब्लास्ट के बारे में हमें बताया। ओके। बाकी के ब्लास्ट अभी भी बचे हुए थे। टोटल 42 हुए थे शायद। टोटल 42 हुए थे। तो 11वें दिन में पर्सनली इसको इंटरोगेट कर रहा था, कामरान को। कागजों का ढेर लगा था, जितने भी प्रिंट आउट थे, फोन कॉल्स, उनका ढेर लगा हुआ था। तो मैंने कहा कामरान तुम झूठ बोलते हो। कहने लगा नहीं मैं तो सच बोल रहा हूँ। मैंने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, देखो इतने सारे कागज हैं, हमने सारी कॉल एनालाइज कर ली, दिल्ली से तुम्हारे अलावा कोई कॉल ही नहीं करता था, फिर ये ब्लास्ट कैसे हुए? तो थोड़ी जिरा के बाद वो कहने लगा जी मुझे किसी मौलवी से मिलवा दो। खैर हमने वो अरेंज किया, मौलवी से मिलवाया। मौलवी से इसने पूछा जी मैं अगर अपने साथियों के बारे में कुछ बताऊं तो क्या ये गलत होगा कुरान के हिसाब से? तो उसने इसको कहा कि तुम जो कर रहे हो वही गलत है। इनोसेंट आदमियों को मारना बॉम्ब ब्लास्ट से, ये तो हमारे कुरान में नहीं लिखा है, तो तुम तो काम ही गलत कर रहे हो, तो नाम बताने में क्या हर्ज है? तो तब इसने और लोगों के नाम बताए। ये 4 लोग आए थे, 5 लोग आए थे पाकिस्तान से। ऑल बिकेम रेजिडेंट एजेंट। रेजिडेंट एजेंट का मतलब है यहाँ सेटल होंगे, बिजनेस शुरू करेंगे, शादी करेंगे, और फिर लोगों को धीरे धीरे यहाँ पर इकट्ठा करना शुरू करेंगे आइडियोलॉजिकली। वो और लोग भेजेंगे पाकिस्तान से, वो ये अपने आप नौकरी दे देंगे, अपने पास रखेंगे। एक जो है इन्होंने, इनका बंबई में था, एक कलकत्ता में, एक हैदराबाद में, एक है दिल्ली में, और एक जो है मलेरकोटला में। ये टोटल 5 लोग थे जो आगे ब्लास्ट कर रहे थे। इनके पकड़ने के बाद फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो से बात हुई डिटेल में, और फिर उनके साथ मिलकर हमने ऑल ओवर इंडिया में पकड़ने शुरू करे। तो करीब 27 मॉड्यूल लश्कर ए तोयबा के जो अब्दुल करीम टुडा के कंट्रोल में थे, वो उस दौरान हमारी टीम ने पकड़े। बट ये सारा पॉसिबल हुआ एक एनालिसिस की वजह से और एक सोच की वजह से कि भाई टेररिस्ट जो है वो पाकिस्तान कॉल करता होगा, एंड टेक्नोलॉजी हेल्प कर सकती है अगर टेक्नोलॉजी का यूज है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ठीक हो। इनफैक्ट सर उस समय तो ये भी था कि मतलब आपने टेररिस्ट को पकड़ना है और टेररिस्ट को पकड़ने के लोग वेपन्स, आर्म्स, एम्यूनिशन मांगते हैं, और आप लोगों ने जो मांगा था वो कंप्यूटर मांगे थे कि हमें कंप्यूटर दे दो। वो क्या किस्सा था सर? प्रॉब्लम ये थी कि कंप्यूटर स्लो थे। अच्छा। अब हमें अगर ऑल ओवर इंडिया का डाटा एनालाइज करना है तो उसमें एक टाइम लगता है, कंप्यूटर की अपनी एक स्पीड होती है काम करने की। तो हमारे क्राइम ब्रांच के पास जो कंप्यूटर थे, अगर उस स्पीड से हम काम करते तो हमें करीब 1 महीना लगता है एनालिसिस में। और जब ब्लास्ट हो रहे हैं तो 1 महीना बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल, जहां लाइफ और डेथ का लोगों की लाइफ सेव करनी है, सीरियल ब्लास्ट है। तो हमारा ये आइडिया था कि हम विद इन 5-7 डेज जो है हम सारा एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमें सडनली कंप्यूटर चाहिए। तो हमने कंप्यूटर मांगे थे उस समय और हमें मिले भी। कक्कड़ साहब ने कहा था जो भी तुम्हें चाहिए ले लो। नहीं, मुझे याद है सर उस समय 386 या 486 टाइप के होते थे, तो एब्सोल्युटली पेंटियम शायद उस समय इंट्रोड्यूस हो चुका था, नहीं हुआ था? नहीं, पेंटियम तो बहुत बात की बात है। अच्छा। उस समय 3rd जनरेशन कंप्यूटर से, लेकिन वो प्रोसेस स्लो थे। हमें मतलब जितना हमारा डाटा है और जितने टाइम हमें काम करना है उसका हमने कैलकुलेशन कर लिया था कि ये कंप्यूटर इतना टाइम लेगा कैलकुलेट करने में, और अगर इतना टाइम लेगा तो हमें तो फास्ट करना है। फास्ट करने के लिए आपको ज्यादा कंप्यूटर लगाने पड़ेंगे। उस समय जैसे आपने कहा कि एक कंप्यूटर के, उन समय के कंप्यूटर में काम करने में 1 महीना लगता था। आज के जो लैपटॉप है वो कितनी देर में काम कर देंगे? वो तो उसी काम को 1 मिनट में कर देंगे। 1 मिनट में कर देंगे? कंप्यूटर इतना फास्ट हो चुका है? बहुत फास्ट हो गया कंप्यूटर। हाँ, उस समय तो शायद 1-1 MB की रैम हुआ करती थी, 1-1 MB की, 2-2 MB की रैम होती थी, और आज तो 16-16 MB की, 16-16 GB की रैम होती है। सर ये जो आपने टेक्नोलॉजी को इनोवेट किया, और मुझे याद आता है पहली बार शायद दिल्ली पुलिस की हिस्ट्री में कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो होम सेक्रेटरी ने एड्रेस किया था शायद, और शायद पहली बार, और अभी तक मुझे नहीं लगता कि नियर फ्यूचर में कहीं भी किसी भी पुलिस फोर्स में ऐसा कुछ हुआ है कि 31 ऑफिसर्स को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला है ना, और वो यही किस्सा था शायद। और इसमें
टेक्निकल इंटेलिजेंस का जिस तरह से आपने काम किया, उससे आपके जो सबॉर्डिनेट्स थे, उनका क्या दिमाग क्या चेंज हुआ? क्योंकि उस समय तो दिल्ली पुलिस में सब हँसते थे। मतलब हँसते ऐसे थे, मैं उस समय क्राइम रिपोर्टिंग करता था, ब्लास्ट हुआ तो हम कहते हाँ भाई अब 10 मिनट के बाद उधर ब्लास्ट होगा, अब 10 मिनट के बाद इसके 3 किलोमीटर की रेंज में ब्लास्ट होगा। दिल्ली पुलिस में एक और चीज कहते थे कि ये देखो आए हैं IITians, कंप्यूटर से कबूतर निकालेंगे, टेररिस्ट को निकालेंगे। उसकी सक्सेस के बाद से आपके ऑफिसर्स का जो एटीट्यूड है वो टेक इंटेलिजेंस को लेकर के कितना चेंज हुआ ग्राउंड जीरो पे सर? See, बहुत ज्यादा परिवर्तन आता है उससे कि अगर टेक्नोलॉजी से आप केसेस को क्रैक कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको बेसिकली आइडिया होना चाहिए ढूंढना कैसे है, क्या ढूंढना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका इम्पैक्ट पड़ता है। रिमेंबर जो मेरी टीम थी पहले वाले केस में, ब्लास्ट वाले केस में, टीम बहुत कमिटेड थी, सारी सारी रात जगते थे। अगर उनको कहा जाए ये काम करना है, सारी रात जगते थे। एडवर्स कंडीशन में भी कहीं भी भेज दो, वहां जाते थे। लेकिन मैं कई बार सुनता था कि जी फलाना इंस्पेक्टर कह रहा है जी कंप्यूटर से कैसे टेररिस्ट निकल जाएगा। हाँ, बट जब पकड़े गए हाँ, तो सबको विश्वास हुआ कि एक जो टेक्नोलॉजी है उसका काफी इंपॉर्टेंस है इन्वेस्टिगेशन में, और टेक्नोलॉजी फिर कभी झूठ नहीं बोलती। एक और फायदा है, जब ट्रायल चलता है उसका, टेक्नोलॉजी को आप विन ओवर नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। बिल्कुल। बहुत से क्रिमिनल्स क्या होते हैं कि जो आई विटनेस है उनको थ्रेट कर देते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को क्या थ्रेट करोगे? तो दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो जाता है ये किसी भी क्रिमिनल के खिलाफ। नहीं सर, इसी का जो अब्दुल करीम एनालिस्ट टुंडा वाला केस मुझे याद आ रहा है, जब आपने, वो शायद बांग्लादेशी थे 11-12, पहले 2 बांग्लादेशी थे, बाद में और बांग्लादेशी हाँ, पकड़े गए थे और पाकिस्तानी पकड़े गए थे। हाँ, और जो आपने उन लोगों को पकड़ा, जब आप पकड़ने के लिए गए थे, आपको नहीं पता था आपने किन लोगों को पकड़ना है, ना उनकी शक्ल, ना उनके भाव भाव, कुछ नहीं पता था। बस जस्ट आपको ये पता था कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, और एंड दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, शायद ऐसे कुछ था। बिल्कुल, है ना? इससे इनफैक्ट सर ये तो काफी लोगों के लिए केस स्टडी भी बना। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बताता हूँ। जी सर। शाम के टाइम था जब ये केस हमारा क्रैक हुआ, ठीक। तो हमने कहा कि सीपी साहब को बताएं, कक्कर साहब को, वो कहाँ पर है। तो पता लगा वो एक लॉयंस क्लब की कोई फंक्शन है, उसमें चीफ गेस्ट है। ठीक। एक होटल में जो है, तो उस समय मैं चप्पल पहने हुए था। अच्छा। कुर्ता पजामा, रवि ने भी चप्पल कुर्ता पजामा पहने हुए थे। अच्छा, रविशंकर जी ने भी। रविशंकर, हम इंटरोगेशन रूम से निकले और सीधे होटल में पहुंच गए। अच्छा, कक्कर कक्कर साहब स्टेज पे बैठे थे, शीशे के इस साइड से मैंने उनको अच्छा इशारा किया, तो उन्होंने उनको बोला, ऑर्गेनाइजर को, देखो हमारे डीसीपी क्राइम आया, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, इनको बैठाओ। फिर वो वहां से उठ के 2 मिनट बाद बाहर आ गया हमारे साथ, कहने लगे क्या बात है? मैंने सर केस क्रैक हो गया। तो ही थॉट इट इज अ ड्रीम। सर उस समय तो सबके लिए ड्रीम था। तो उन्होंने रविशंकर को 3-4 झापड़ टू सी वेदर इट्स अ रियलिटी। नहीं सब उस समय जो है आईबी परेशान था, RNAW परेशान था, जितने पाकिस्तान के जो एसेट्स थे वो सारे एक्टिवेट किए गए थे, मॉड्यूल ढूंढो। अच्छा, बांग्लादेश में शायद चिट्टागोंग के अंदर कुछ इनको ट्रेनिंग, एक ऑर्गेनाइजेशन है हुजी, हरकतुल जिहादी इस्लामिया, ऐसा कुछ, तो वो चिटगांव में बहुत ज्यादा एक्टिव थी। तो शायद वहां का भी कुछ चल रहा था। हाँ, ये उस समय ना, ये अब्दुल करीम टुंडा इजीली ट्रेवल करता था इस साइड से उस साइड, और इससे बांग्लादेश में भी मदरसों में जो है रेडिकलाइज किया लोगों को, पाकिस्तान में भी मदरसों में रेडिकलाइज किया लोगों को। नहीं सर, अब्दुल करीम एनालिस्ट टुंडा के बारे में जब मैं पढ़ रहा था, उसके शायद हाथ भी बम ब्लास्ट बनाते शायद, यस, उसने जो है पहला जो केस किए थे राजधानी 93 में बॉम्बे के आसपास ट्रेन में ब्लास्ट हुए थे। हाँ, ये बाबरी मस्जिद के एकदम से बाद 2-3 ब्लास्ट शायद किए थे। उसमें जलीस अंसारी और ये
कुछ लोग पकड़े गए थे बिल्कुल। और ये अब्दुल करीम टुंडा भाग गया था। भाग के पाकिस्तान में ये लश्कर-ए-तोयबा में ज्वाइन कर लिया था इसने। अच्छा, एलईटी ज्वाइन कर लिया था। ओह! बाद में तो कुछ खबर आई कि वो मर गया, ये हो गया, और फिर उसके बाद बिजनेसमैन निकला, शादी भी शायद उसने वहां पर कर लिया था। वो तो इंडिया में आ गया था। नहीं, बाद उसको में तो लेकर आए उसको थे, बाद में तो उसको लेकर के आए थे, यस। बाद में तो उसको लेकर के आए हाँ, थे। शायद पकड़ा गया था वो इंडिया में आते हुए। बिल्कुल पकड़ा गया था, ये तो है।